गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर के ई लेक्चर क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका स्वागत करता हूं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के विषय EL 207 के बारे में बात कर रहे थे और उसका यूनिट फर्स्ट जो हमारा है नंबर सिस्टम, उसको पढ़ रहे थे। इसमें हमने नंबर सिस्टम जो यूनिट थी उसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ कन्वर्जन पढ़े थे और उसके बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वह किया था कोडिंग्स के बारे में, कोड्स कि कितने तरीके के कोड्स हमारे बाइनरी में पॉसिबल होते हैं। उस कोडिंग्स में हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था 5 टाइप का: वेटेड बाइनरी कोड्स, नॉन वेटेड बाइनरी कोड्स, एरर डिटेक्टिंग कोड्स, एरर करेक्टिंग कोड्स एंड अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। इन कोड्स के अंदर फिर फर्दर हमने वेटेड बाइनरी कोड्स और नॉन वेटेड बाइनरी कोड्स के बारे में बात कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पहले बात करेंगे एरर डिटेक्टिंग कोड्स के बारे में। देखिए, एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है मेनली कि यदि आप किसी कोड की सहायता से यह ज्ञात कर सकें कि हमने जो डेटा भेजा है उसमें कोई एरर उत्पन्न हुई है तो वह एरर डिटेक्टिंग कोड्स है, किंतु यह ज्ञात न कर पाएँ कि कौन से डिजिट में हो पाता है। भाई सपोज आपने 7 या 8 बिट का डेटा ट्रांसफ़र किया और आपको ये पता पड़ गया कि जो डेटा हमने भेजा था वो सेम डेटा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हमें यह पता नहीं पड़ रहा है कि किस बिट में एरर उत्पन्न हुई है, कौन सी बिट 0 से 1 या 1 से 0 हुई है, यह हमें ज्ञात नहीं है। सिर्फ हमें यह पता पड़ पा रहा है कि हमारा जो डेटा था उसमें एरर उत्पन्न हो चुकी है। तो यह जो सूचना हमें प्रदान करता है वह कोड होते हैं एरर डिटेक्टिंग कोड्स। और यदि हमें यह भी ज्ञात हो जाए कि कौन सी बिट में एरर उत्पन्न हुई है, तो हमें अगर ये ज्ञात हो जाता है तो हम आसानी से उस बिट को करेक्ट कर सकते हैं। सिंपल है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। यदि वह 0 थी तो उसे 1 कर दो और 1 थी तो 0 कर दो। तो यदि यह पॉसिबिलिटी हो पाती है तो उन्हें एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स कहते हैं। तो कुछ कोड ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये बताते हैं कि डेटा के अंदर एरर उत्पन्न हुई है, ट्रांसमिशन के अंदर एरर हैज़ अकर्ड। वो जो होते हैं वो एरर डिटेक्टिंग कोड्स कहलाते हैं। एरर डिटेक्टिंग कोड्स के बारे में अगर बात करें हम तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के कोड्स हम यहाँ पढ़ते हैं। एक तो हमारा पैरिटी चेक मेथड होता है, एक चेक सम मेथड होता है। पैरिटी चेक जो मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, हम एक पैरिटी बिट एक्स्ट्रा जो है हमारी जो डेटा ट्रांसमिशन में है ऐड कर देते हैं। 1 बिट हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और उस 1 बिट की हेल्प से हम उस जो डेटा स्ट्रीम हमने भेजी है, ट्रांसफ़र किया है, उनमें नंबर ऑफ़ वंस को या तो हम इवन कर देते हैं या ऑड कर देते हैं। यदि हम नंबर ऑफ़ वंस इवन करके भेज रहे हैं, इवन यानी कि सम यानी 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से सम संख्या बना के भेज रहे हैं नंबर ऑफ़ वंस की संख्या को, तो वो इवन पैरिटी मेथड होता है। और यदि हम जो डिजिट ऐड कर रहे हैं पैरिटी बिट, उसकी सहायता से यदि हम हमारी नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ वंस जो हैं उसके अंदर, उनको ऑड कर रहे हैं, विषम संख्या 1, 3, 5 या 7 बना के भेज रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हम उसे ऑड पैरिटी मेथड कहते हैं। पैरिटी जो मेथड होता है ये एरर डिटेक्टिंग का मेथड होता है और उसमें भी अगर हम डिटेल में बात करें तो यह एट ए टाइम सिंगल बिट की एरर को डिटेक्ट कर पाता है। यदि एक से ज़्यादा बिट की एरर उत्पन्न होती है तो यह जो हमारा मेथड है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि हम या तो इवन करके भेज रहे हैं या ऑड करके भेज रहे हैं। तो सपोज़ हमने इवन भेजा और 1 बिट की एरर आई तो वो ऑड हो जाएगा, तो हम ट्रांसमीटर पे चेक कर लेंगे, रिसीवर से, रिसीवर पे डिटेक्ट करेंगे तो वो इवन की जगह ऑड मिलेगा, तो हम ये बता देंगे कि एरर उत्पन्न हुई है। किंतु यदि एरर 1 से ज़्यादा होगी और 2 हो जाएगी तो पैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और 3 होगी तो वह 3 भी 1 के समान ही होगी। क्यों? क्योंकि पैरिटी समान चेंज हो रही है। तो उस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड तभी तक सक्सेसफुल है हमारा जब तक कि हमारा सिंगल बिट की एरर को हमें डिटेक्ट करना होता है। कैसे? इस टेबल की सहायता से आप समझ सकते हैं। सपोज़ ये मैसेज है, हमने 0 से लेके 7 तक के नंबर्स है,
उनको हमें ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्या करते हैं, एक अतिरिक्त पैरिटी बिट जो है वो उसके पीछे लगा देते हैं। दोनों मेथड है, या तो इवन पैरिटी या आउट पैरिटी। पहले इवन पैरिटी के संदर्भ में बात करते हैं। इवन पैरिटी से क्या अभिप्राय है कि यह डिजिट हम 0 या 1 ऐड करेंगे जिससे कि हमारे नंबर ऑफ वंस की संख्या इवन हो जाए। जैसे पहला 0 था तो 0 0 0 एक भी 1 नहीं है तो हमने 0 ऐड किया। 0 0 1 में 1 1 था इसलिए हमने एक और 1 ऐड करके इनको 2 वंस कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर एक ही 1 था तो हमने 1 ऐड कर दिया। यहाँ 2 1 ऑलरेडी थे, सम था, तो हमने यहाँ पे इसको 0 ऐड कर दिया। यहाँ पे एक 1 था तो हमने एक और 1 ऐड कर दिया। यहाँ ऑलरेडी 2 थे इसलिए हमने 0 लगाया। यहाँ 2 1 ऑलरेडी थे तो हमने 0 लगाया, और यहाँ 3 1 थे तो हमने एक और 1 लगा के यहाँ पे 4 कर दिया। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि इस पैरिटी बिट को ऐड करने के उपरांत नंबर ऑफ 1 की संख्या जो है वो सम संख्या यानी कि इवन नंबर रहती है। ऑड पैरिटी के अंदर देखा जाए तो ऑड पैरिटी में क्या है कि एक संख्या ऐड करने से ये नंबर ऑफ 1 जो है कि ऑड या विषम हो जाएंगे। तो पहले वाले में एक भी 1 उपलब्ध नहीं था तो हमने क्या किया, पैरिटी बिट जो लगाई वो 1 लगाई ताकि नंबर ऑफ 1 अब कितने हो गए, 1 हो गए। ऐसे ही 1 में ऑलरेडी भी एक 1 था इसलिए हमने 0 ऐड किया। 2 में भी ऑलरेडी एक 1 था इसलिए हमने 0 ऐड किया। 2 के अंदर 2 वंस थे तो हमने एक और 1 करके यहाँ नंबर ऑफ वंस की संख्या को 3 कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे पैरिटी ऐड करके और नंबर ऑफ वंस की संख्या को ऑड करने का होता है। वहाँ से आपने इवन या ऑड पैरिटी बना के ट्रांसफ़र कर दिया, रिसीवर एंड पे रिसीव करेगा सिग्नल और वापस वहाँ पे पैरिटी चेक करेगा। यदि पैरिटी में परिवर्तन उत्पन्न हुआ है, इवन पैरिटी अपने भेजी और वहाँ ऑड प्राप्त हुई है, इसका मतलब हमारा रिसीवर ही कहेगा कि आपके डेटा के अंदर एरर उत्पन्न हुई है। अगर सिंगल बिट का होगा तो पैरिटी चेंज होगी, जैसे कि पहले बता चुका हूँ। यदि 2 बिट में परिवर्तन उत्पन्न होता है तो पैरिटी में कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होगा। जो पैरिटी आपने भेजी थी वही पैरिटी वहाँ प्राप्त होगी। उस परिस्थिति में आपका जो ट्रांसमीटर है वो यह नहीं पहचान पाएगा कि कोई एरर उत्पन्न हुई है क्या, अतः ये मेथड उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। एक से ज़्यादा अगर आपको पैरिटी या अपनी डिटेक्ट करनी है एरर, 2 बिट तक की एरर को डिटेक्ट करने के लिए एक और मेथड होता है जिसे कि हम चेक सम मेथड कहते हैं। इस मेथड की सहायता से हम अप टू 2 एरर्स को, डबल एरर्स को पिन पॉइंट करके डिटेक्ट कर पाते हैं। चेक सम, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि हम सम को चेक कर रहे हैं। कैसे करते हैं, स्टेप समझें इसकी अपन। हम जैसे सपोज हमने कोई डेटा ए ट्रांसफ़र किया है, उसमें कितनी बिट हो सकती है, 5 6 7 जितनी भी है, उसको आपने ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर दिया, वह रिसीवर पर पहुंच गया। फिर सपोज आपने बी डेटा ट्रांसमिट किया, सेकेंड डेटा ट्रांसमिट किया, तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, वो ए जो ट्रांसमिट पहले किया था और ये बी ट्रांसमिट किया, उन दोनों का सम कर देगा और उसको हमारे ट्रांसमीटर पे स्टोर कर लेगा। डेटा भी ट्रांसफ़र कर दी। रिसीवर भी क्या करेगा, जब उसको बी प्राप्त होगा तो वो ए और बी को सम करेगा और उसके सम को स्टोर कर लेगा। फिर आपने सपोज को स्ट्रीम सी ट्रांसफ़र करी तो ए और बी का सम ऑलरेडी सेव्ड है ट्रांसमीटर पे, वो क्या करेगा, उस सम के अंदर सी को भी ऐड कर देगा, सी को ट्रांसफ़र कर देगा और उस ऐड को समिशन जो हमारा सम आया उसको, रिजल्ट को स्टोर कर लेगा। सिमिलरली रिसीवर भी उसको जैसे प्राप्त करेगा उस सम में ऐड करके और स्टोर करके रख लेगा। और कंटिन्यूसली जब तक आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो ये सम वाला प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ही आपकी लास्ट बिट ट्रांसफ़र होती है तो जो ट्रांसमीटर होता है उसको ट्रांसमिट करके उसको सम में ऐड करके और फाइनली जो हमारा सम आता है उसे भी ट्रांसफ़र कर देता है। रिसीवर भी जैसे लास्ट बिट रिसीव हुई उसको और उसको वो सम में ऐड करके रख लेगा। फिर जैसे उसको सम रिसीव होता है, रिसीवर क्या करता है, दोनों जो सम है, ट्रांसमीटर से जो सम प्राप्त हुआ है और रिसीवर जो आपने एडिशन किया है, उन दोनों को कंपेयर करता है। और यदि कंपेयर करने पर कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं आ रहा है, दोनों अगर इक्वल हैं, तो हमारा रिसीवर ये कहता है कि जो डेटा ट्रांसफ़र किए गए हैं उनमें कोई भी एरर नहीं उत्पन्न हुई है। और यदि उसमें कोई डिफरेंस आया है, इसका मतलब एरर जनरेट हुई है एक से ज़्यादा, तो हमें रीट्रांसमिशन की आवश्यकता होगी। इस मेथड को हम चेकसम मेथड कहते हैं। ये दोनों ही मेथड जो हमारे हैं, इनके अंदर हम ये तो डिटेक्ट कर रहे हैं कि एरर हो गई, किंतु हमें यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि एरर कौन से बिट में हुई है। और जब तक हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता तब तक हम उस एरर को करेक्ट करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो
ऐसा कोड जो कि उस एरर को डिटेक्ट भी कर सके और हमें ये बता सके पर्टिकुलरली किस बिट में एरर हुई है, इसको कि हम करेक्ट कर पाए, वह मेथड हमारा एरर करेक्टिंग मेथड कहलाता है। दीज कोड्स आर यूज टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर। डिटेक्ट करने के साथ साथ करेक्ट करने का भी काम आता है। इसके लिए जो मोस्टली हमारा जो कोड आता है उसे हम हैमिंग कोड कहते हैं। हैमिंग कोड जो होता है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स, एक या एक से ज़्यादा पैरिटी बिट्स जो हैं हमारे डेटा के साथ में मिक्स करके ट्रांसफ़र की जाती है। ये एक साइंटिस्ट थे R.W. हेमिंग, इन्होंने इस कोड को डेवलप किया था और इन्होंने क्या किया, एक या एक से अधिक पैरिटी बिट्स जो हैं हमारी डेटा स्ट्रीम में ऐड कर दी। पोजीशन अलग अलग हो सकती है उनकी, एक फिक्स सिस्टम है उसका, और वो जो एक हैमिंग कोड जनरेट हुआ है उसको ट्रांसफ़र करता है। और उस कोड की सहायता से जब हम उसको रिसीव करते हैं तो उनके ही दिए गए एक स्टैंडर्ड के आधार पे हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं कि जो डेटा हमारा पहुंचा वो बिना एरर के पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो इसमें एक डेफिनेशन आती है हैमिंग डिस्टेंस नाम से। हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है कि सपोज़ आप दो कोड के वर्ड के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हो। हैमिंग डिस्टेंस हमेशा बिटवीन टू कोड वर्ड्स होती है। दो आपने ट्रांसमिट किए कोड्स, उनके मध्य की दूरी होती है, और वह दूरी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ बिट उनमें परिवर्तित हुए हैं। आपने 2 बिट ट्रांसफ़र किए और उनके मध्य कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं 1 या 0 में डिफरेंट हैं, वह जो डिस्टेंस होती है हैमिंग डिस्टेंस कहलाती है, या उतनी नंबर ऑफ एरर उसमें जनरेट हुई है। कुछ नियम हैं हैमिंग कोड के जिसकी सहायता से कि आप डिटेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या बताया गया है कि यदि ये जो डिस्टेंस है आपकी डी मिनिमम यह 2 है, कम से कम 2 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा 2 तक होनी चाहिए कि आप सिंगल एरर को डिटेक्ट कर सकें। यदि आपके डिस्टेंस 2 है तो आप यह डिटेक्ट कर सकते हो कि सिंगल एरर यहाँ पर हो गई है। और अब हम बात करते हैं करेक्शन के लिए। करेक्शन के लिए जो वैल्यू है नंबर ऑफ एरर्स की, वो कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू डी मिनिमम -1/2। इतनी एरर्स तो होंगी तभी आप उतने नंबर ऑफ करेक्शंस पॉसिबल कर पाते हो। सपोज डिस्टेंस आपकी 3 है तो 3 - 1 2, 2/2 यानी 1, कि अगर आपकी ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, आई मीन जो डिस्टेंस है ये 3 है, तब आप सिंगल एरर को करेक्ट कर पाते हो। ऐसे ही इसको आप आगे बढ़ाते जाओगे तो उसी ऑर्डर में ये आपका नंबर ऑफ एरर्स को कलेक्ट करना इस पर संभव हो पाता है। सपोज ये 5 है तो 5 - 1 4, 4/2 = 2। तो आपकी अगर ये डिस्टेंस 5 की है तो आप इसमें 2 एरर करेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से इसको आगे देखा जाता है। तो डी मिनिमम -1/2 इतनी एरर्स को आप यहाँ पे करेक्ट करने में पॉसिबल हो पाते हो। डी मिनिमम 3 देखा अपन ने, क्यों? क्योंकि 2 होते ही आप सिर्फ डिटेक्ट कर पाते हो, करेक्ट नहीं कर पाते हो। अब इसका क्या मेथड होता है? एक 7 बिट के हैमिंग कोड को पढ़ेंगे अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास में 4 बिट का बाइनरी नंबर है B3, B2, B1 और B0। इसको हम जब कन्वर्ट करके भेजते हैं तो हमने पढ़ा 3 बिट का हमें डिस्टेंस चाहिए मिनिमम, तो हम 3 पैरिटी बिट जो है हमारे डेटा में ऐड करके और एक 7 बिट का हैमिंग कोड जनरेट करते हैं। तो 7 बिट का हैमिंग कोड जब भी होगा तो इस तरह से लिखा रहेगा 7/4। तो 7 तो आपका हो गया हैमिंग कोड और 4 वो बाइनरी डेटा है। तो 4 बिट के डेटा को आप 7 बिट में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करते हो या हैमिंग कोड जनरेट करते हो। तो हैमिंग कोड जो होता है उसकी बिट्स को लिखते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7। और जो बाइनरी डेटा हमारा है B3, B2, B1 और B0। अब इन बिट्स को प्राप्त कैसे किया जाता है? तो H1 का जो मान होता है वह होता है B3 XOR B2 XOR B0। क्या B3 और B2 और B0 को XOR करोगे आपस में तीनों को, तो हमें जो प्राप्त होगा वह H1 होगा। H2 जो हमारा होगा वह B3 XOR B1 XOR B0 होगा, और H4 जो हमारा होगा वो B2 XOR B1 XOR B0 होगा। तो ये 3 हमारी पैरिटी बिट्स हैं, H1, H2 और H4 पोजीशन। H3 हमारा B3 के बराबर है, H5 हमारा B2 के बराबर है, H6 हमारा B1 और H7 हमारा B0 के बराबर है। तो ये 3 पैरिटी बिट है, इनको हम आपस में XOR करके तो क्या करेंगे? आप पहले B3 और B2 को XOR करेंगे, इसका जो परिणाम हमें प्राप्त होगा उसको B0 से XOR करेंगे।
तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। एक्सॉर गेट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्सॉर गेट में यदि समान इनपुट होगा, दोनों 1 1 या दोनों 0 0 होंगे तो उसका परिणाम 0 होता है, और यदि वो 0 1 या 1 0 है तो उसका परिणाम 1 होता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को करके हमारा 7 बिट का हेमिंग कोड जनरेट कर सकते हैं। एक प्रश्न तो इसके ऊपर आता है, आपको बाइनरी डेटा दिया गया होगा 4 बिट का, और वो कहेगा कि इसके लिए 7 बिट का हेमिंग कोड जनरेट कीजिए। दूसरा जो प्रश्न आता है कि यदि आपको दिया है कि ये हेमिंग कोड हमें रिसीवर पे प्राप्त हुआ है, अब यह ज्ञात कीजिए कि ये हेमिंग कोड सही प्राप्त हुआ है या इसमें किसी प्रकार की एरर उत्पन्न हुई है क्या। 7 बिट आपको मिली है H1 से लेकर H7 तक, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के दौरान किसी एक बिट में परिवर्तन हो गया हो, तो हमें उस एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट करना है। उसके लिए क्या करते हैं, एक नॉन ज़ीरो पैरिटी वर्ड जो होता है C4 C2 C1, इसके मान को हम ज्ञात करते हैं। ये एक कोड वर्ड है जिसमें C4 का मान हमारा होता है H1 XOR H3 XOR H5 XOR H7, C2 का मान होता है H2 XOR H3 XOR H6 XOR H7, और C1 का मान हमें मिलता है H4 XOR H5 XOR H6 XOR H7। जो हमें H1 से लेकर H7 तक का कोड मिला है, दिया गया है प्रश्न में, उसकी हेल्प से हम ये C4 C2 और C1 ज्ञात करते हैं। अब यदि ये C4 C2 C1 है, इसका मान यदि 0 0 0 मिलता है, इन तीनों का मान 0 अगर आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो कोड हमें प्राप्त हुआ है इसमें कोई भी एरर उत्पन्न नहीं हुई है। और यदि इसमें कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल जाती है हमें, सपोज C4 का मान 1 आ गया, बाकी दोनों का 0 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या मिला हमें, C4 C2 C1 1 0 0। इसका मतलब हमारी 4th बिट जो थी कोड की, उसके अंदर एरर उत्पन्न हो गई है और हमें उसे करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे, उस बिट को हम कॉम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि बाइनरी ट्रांसमिशन किया है आपने, इसका मतलब 0 था तो 1 हो गया, या 1 हो गया तो 0 था। इसका मतलब हम उसका यदि कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमें वास्तविक जो बिट है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस मेथड की हेल्प से हम दिए गए 7 बिट के हेमिंग कोड को चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई एरर उत्पन्न हुई है ना हुई है। यदि उसमें कोई 1 बिट की एरर डिटेक्ट हमें होती है, इस C4 C2 C1 कोड की सहायता से उसको हम करेक्ट कर पाते हैं। उदाहरण लेके चलते हैं दोनों कंडीशंस के लिए। हम पहला जो हमारा एग्जांपल है कि एक हमको बाइनरी डेटा दिया गया है 0101, उसे हमें 7 बिट के एक इवन पैरिटी हेमिंग कोड के रूप में लिखना है। तो हमें दिया है B3 B2 B1 B0 का मान 0101, सॉरी यहाँ पे ये गलत दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हमें प्राप्त है। अब हमें H1 से लेकर H7 तक के मान ज्ञात करने हैं। तो इसका हमें पता है कि H3 का मान तो B3 के बराबर होता है जो 0 है, H5 का मान B2 के बराबर होता है जो कि 1 है, H6 का मान B1 के बराबर होता है जो 0 है, और H7 का मान B0 के बराबर है जो कि यहाँ पे हमें 1 दिया गया है। ठीक है, H1 का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था B3 को B2 से एक्सॉर करोगे फिर B0 का एक्सॉर करोगे, तो इनके मान जो हैं वो 0 1 और 1 है। तो पहले हमने 0 को 1 से एक्सॉर किया, दोनों अलग अलग हैं, 0 और 1 है तो हमें 1 प्राप्त होगा। फिर इस 1 को 1 से एक्सॉर करोगे, दोनों 1 1 हो गए तो 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर H2 के लिए B3 B1 और B0 को एक्सॉर किया, तो ये हैं 0 0 और 1। हमें पता है 0 और 0 दोनों समान है, 0 0 मतलब 0 प्राप्त होगा, और 0 और 1 को एक्सॉर करोगे तो 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 0 और 1 विपरीत हो गए। 1 और 0 1 हो गया हमारा, और 1 और 1 0 हो गया। तो इस तरीके से हमें H1 H2 और H4 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो हमें सीधा सीधा H1 से लेकर H7 तक की वैल्यू लिख देनी है। H1 का मान 0 आया, H2 का मान 1 आया, H3 का मान 0 था, H4 का मान हमारा यहाँ पर 0 आ गया, H5 का मान 1 आ गया, H6 का मान 0 था, और H7 का मान 1 था। तो इस प्रकार से हमने एक 7 बिट के इवन पैरिटी हेमिंग कोड को जनरेट कर लिया हमारे 4 बिट के बाइनरी डेटा की सहायता से। अब नेक्स्ट बात करें कि अब हमें रिसीवर पे एक कोड दिया गया है 7 बिट का हेमिंग कोड 01011001, ये हमें प्राप्त हुआ है, और हमसे कहता है कि चेक करो कि ये कोड करेक्ट है, नहीं है तो करेक्ट करो। अब इस कार्य को कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया, पहले तो हमने लिख दिया इसको बिल्कुल तरीके से कि S1 से S7 तक जो वैल्यूज़ हमारी हैं उनको लिख लिया हमने।
उसके उपरांत हम वैल्यू निकालेंगे C1, C2 और C4 की। तो C1, C2 और C4 का जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले की हेल्प से हमने मान निकाले। वही एक्सॉर करना है H1, H3, H5, H7 को, H2, H3, H6 और H7 को, और H4, H5, H6 और H7 को। इनको हमने एक्सॉर किया। एक्सॉर में वही है, पहले 2 बिट को एक्सॉर करते हुए चलोगे आप। 0 को 0 से एक्सॉर किया, 0 आएगा। 0 को 1 से एक्सॉर करोगे, 1 आएगा। और 1 को 1 से एक्सॉर कर दोगे तो 0 आ जाएगा। 1 को 0 से एक्सॉर करोगे, 1 आएगा। 1 को 0 से एक्सॉर करोगे, 1 आएगा। और 1 और 1 को एक्सॉर कर दोगे तो 0 आ जाएगा। 1 को 1 से एक्सॉर करोगे, 0 आएगा। 0 को 0 से एक्सॉर करोगे, 0 आएगा। और 0 को 1 से एक्सॉर करोगे तो 1 प्राप्त होगा। तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई, C1 का मान 0, C2 का मान 0 और C4 का मान 1। तो इसको हमने लिख दिया C4, C2, C1। ये हमें प्राप्त हुआ 1 0 0। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि यदि ये 0 0 0 प्राप्त हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि इसमें कोई भी एरर उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन चूंकि हमें ये प्राप्त हुआ है 1 0 0 और 1 0 0 का मान डेसिमल में होता है 4, तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो 4th बिट थी उसके अंदर एरर उत्पन्न हो गई। तो 4th बिट हमारी कौन सी है? H4 हमारी है 1। इसमें एरर हो गई, इसका मतलब कि ये 1 पहुंचा है, ये 1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। 1 मतलब गलत पहुंचा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा? 0। तो 0 1 से कैसे बनेगा कि हम इसको क्या कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो सही कोड हमारा क्या है? H1, H2, H3 सेम है हमारे 0 1 0। H4 में हमारे एरर थी, 1 था तो 1 को हमने 0 कर दिया। और H5, H6, H7 हमारी सही थी, 1 0 1, ये 1 0 1। तो इस प्रकार से हमारा ये करेक्टेड जो कोड था 7 बिट का, ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो C4, C2, C1 के मान की सहायता से हम जिस भी बिट के अंदर एरर उत्पन्न हुई है उसको डिटेक्ट करके ठीक कर देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा मेन कोड है। हमने आज एरर डिटेक्टिंग कोड्स और एरर करेक्टिंग कोड्स के बारे में बात कर ली। अब हमारा अल्फा न्यूमेरिक कोड बच गया चैप्टर में एक तो, और एक हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है हायर नंबर्स का वो बच गया। इन दोनों चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे।